हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये जो है चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल्स है और बच्चा सबका डिमांड हुआ कि सर न्यूमेरिकल्स बताते जाइए, क्योंकि थ्योरी जो है आप चैप्टर 6 तक पढ़ा चुके हैं और 7 स्टार्ट किए थे हम, उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया। तो न्यूमेरिकल्स जो है चैप्टर 1 से हम पढ़ा देते हैं आप लोग को। सभी वीडियो जो है आपको A to Z आपको मिल जाएगा न्यूमेरिकल का। अब हम जो है ये कहना चाह रहे हैं चैप्टर 1 में जो ये सवाल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। देखिए कहता क्या है, दो वस्तुओं के बीच आवेश विनिमय के क्रम में, विनिमय मतलब आदान प्रदान होता है, दो वस्तुओं के बीच आवेश विनिमय के क्रम में यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु को प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन देता है तो 1 कूलम आवेश देने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में, सॉल्यूशन करते हैं, 1 सेकेंड में दिया गया इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया है? तो 10 का पावर 9। 1 सेकेंड में दिया गया इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 का पावर 9। अब कहानी यह उठता है कि आखिर 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन होता कितना है, कितना आवेश होता है। तो चाहे तो आप इसको आवेश में बदल लीजिए या इस आवेश को इलेक्ट्रॉन में बदल लीजिए, तो जो इच्छा हो, क्योंकि एक कैटेगरी में होना चाहिए। ये आपको इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, आवेश में तो है नहीं, ये आवेश में है, ये इलेक्ट्रॉन में है नहीं। तो अगर चाहे तो आप इसको आवेश में बदल लीजिए या इस आवेश को इलेक्ट्रॉन में बदल, आप अपने सुविधा से कर सकते हैं। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को ही हम आवेश में बदल लेते हैं। तो 1 सेकेंड में दिया गया इलेक्ट्रॉन है 10 का पावर 9। चूंकि Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Ne। N क्या चीज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या चीज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E जो है वो है एलिमेंट्री चार्ज, मूल आवेश। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 10 का पावर 9। गुना मूल आवेश कितना है? तो 1.6 गुना में 10 का पावर -19 कूलम। ये तो याद रखना पड़ेगा, इससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है। तो इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए 1.6 गुना 10 का पावर +9, ये -19, दोनों जुट गया तो -10 कूलम। तो Q हो गया आपको 1.6 गुना 10 का पावर -10 कूलम। समझ में आया बात? कोई परेशानी? आवेश आपको हो गया 1.6 गुना 10 का पावर -10 कूलम। ठीक है, अब देखिए इतना आवेश जाने में लगता कितना समय है? 1 सेकेंड, क्योंकि देखिए इतना इलेक्ट्रॉन था, इतना इलेक्ट्रॉन मतलब इतना आवेश, समझे? इतना आवेश को जाने में लगता कितना समय है? 1 सेकेंड। अब हम लिखेंगे चूंकि 1.6 गुना 10 का पावर -10 कूलम आवेश विनिमय में, विनिमय मतलब आदान प्रदान, आवेश विनिमय में 1 सेकेंड लगता है। 1 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 1 सेकेंड लगता है। इतना कूलम आवेश जाने में 1 सेकेंड लगता है। इसलिए 1 कूलम आवेश विनिमय में क्या होगा? तो ये मान से इसमें भागा देंगे, 1/1.6 गुना में 10 का पावर -10 सेकेंड। इतना कूलम आवेश जाने में 1 सेकेंड लगता है, तो 1 कूलम आवेश जाने में 1 में इतना। ठीक है, लिख लीजिए, रोक करके वीडियो लिख लीजिए, मिटाते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आहा, यहाँ फिजिक्स को है हमें पढ़ाना। अच्छा ठीक है, तो ये 1 कूलम जाने में इतना हुआ। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा क्या? ये दशमलव को अगर हटाएं तो ऊपर हो गया 10,
10/16, ये -10 पावर ऊपर गया तो +10 सेकेंड। एक शून्य इससे ले लेते हैं, 100/16 और 10 का पावर 9 सेकेंड। 100 में 16 से भागा दीजिएगा, आएगा 6.25 गुना 10 का पावर 9 सेकेंड। ठीक है, इतना समय लगेगा उसको, एक कूलम आवेश जाने में इतना समय लगेगा। ठीक है, लिख लीजिए। हेलो बच्चों, तो ये 2 नंबर सवाल देखते हैं। यदि किसी प्याले में 0.25 kg पानी रखा है, 0.25 kg पानी रखा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बताओ तथा आवेश भी बताओ। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यदि किसी प्याले में 0.25 kg पानी रखा है और उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या हमको बताना है और आवेश की मात्रा भी बताना है। तो पहले ये बताओ बच्चों कि पानी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, यानी H2O, पानी मतलब H2O, H2O का आणविक द्रव्यमान, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो बता देते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और है कितना इसमें, तो 2, तो 1 गुना 2 और प्लस ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो होता है आपको कितना, 16, तो 2 गुना 1, 2 और 2 जोड़ 16 यानी 18 ग्राम। H2O का एटॉमिक मास क्या होता है, 18 ग्राम होता है। ठीक है, लिख लीजिए। H2O का एटॉमिक मास क्या होता है, 18 ग्राम। अगर मान लीजिए हमको CO2 का एटॉमिक मास निकालना रहेगा, CO2 का एटॉमिक मास, तो कार्बन को होता है 12 लिख देंगे, और ऑक्सीजन को होता है 16, तो 16 दूना 32, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 2 4, 3 1 4, 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, CO2 का। इसी प्रकार से जिसका भी एटॉमिक मास हमको निकालना रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका जो है हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है। ठीक है, कम से कम आपको 20 तक याद रख लीजिएगा। H2O का एटॉमिक मास जो होता है वो होगा 18 ग्राम। कोई परेशानी है, लिख लीजिए। अब आपको एवोगाड्रो नंबर याद रखना पड़ेगा। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 गुना 10 का पावर 23। एवोगाड्रो नंबर याद रखना पड़ेगा, 6.02 गुना 10 का पावर 23 होता है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक, इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। तो H2O का एटॉमिक मास है कितना, 18 ग्राम। अब जितना एटॉमिक मास रहता है उतना में अणु की संख्या, क्योंकि ये यौगिक है तो अणु की संख्या, तत्व रहेगा तो परमाणु की संख्या। ठीक है, तो ये है क्या, यौगिक है तो क्या होगा, अणु की संख्या। यहां लिखेंगे चूंकि 18 ग्राम जितना एटॉमिक मास निकला, 18 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या, तो जितना एवोगाड्रो नंबर होता है वो हो जाता है 6.02 गुना में 10 का पावर 23। 18 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या 6.02 गुना 10 का पावर 23। जैसे CO2 था तो CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 44 ग्राम, तो 44 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, तो यही 6.02 गुना 10 का 23। अगर मान लीजिए हम कह देंगे NO3, तो नाइट्रोजन का क्या होता है 14 और ऑक्सीजन का क्या होता है 16, 16 48। अब इसको जोड़िए, 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 5 62 ग्राम NO3 में अणुओं की संख्या इतना हो जाएगा। तो जितना आपको एटॉमिक मास निकलता है ना, उतना ग्राम में अणु की संख्या जो होता है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो H2O का एटॉमिक मास कितना निकला, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या इतना है। ठीक है, तो इसलिए 1 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 ग्राम में निकालना तो 18 से भागा दे देंगे, तो 6.02 गुना 10 का पावर 23 अब बटे में 18। ठीक है, 18 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में कितना भागा। अब कितना में निकालना है, 0.25 kg पानी में, तो ये 0.25 kg है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। 1000 से गुना करेंगे अगर इसको तो क्या आ जाएगा, 250 ग्राम आ जाएगा।
ठीक है, दशमलव उड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 250 ग्राम। तो 1 ग्राम में अगर इतना है तो इसलिए 250 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितना लिखेंगे, तो 250 गुना 6.02 गुना 10 का पावर 23 अब बटे में 18 लिख लीजिए। लिख लिए। इसको हल करके जो है आपको आएगा 83.6 गुना 10 का पावर 23। 83.6 इस दोनों गुना करके 18 भागा दीजिएगा तो 83.6 गुना 10 का पावर 23 अणु। ठीक है, 18 ग्राम H2O में अणु संख्या था इतना, 1 ग्राम में ये हुआ और 250 ग्राम मतलब 0.25 kg में आपको कितना हो गया, 250 से गुना कर दिए, इतना अणु हो गया। ठीक है, लिख लिए। लिखे, अब मिटाते हैं, रोक कर वीडियो लिख लीजिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको बहुत एग्जाम में पूछता है और केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों से रिलेटेड है, देख लीजिए। इसलिए आप लोग को ध्यान से देखना है, वीडियो नहीं समझ में आता है 1-2 बार देखिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। तो 250 ग्राम में इतना अणु हो गया। अब देखिए H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और प्रोटॉन भी 1 होगा, लेकिन इसमें जल में तो आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 गुना 1 2। अब प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, तो 8 होता है, तो 2 जोड़ 8 यानी 10। H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना होगा, तो 10 होगा। दिमाग में रखे, H2 हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 गुना 2 2 और ऑक्सीजन को होता है 8 दे देंगे, 2 जोड़ 8 10, यानी H2O का एक अणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या कितना होगा, 10 होगा। लेकिन हमारे पास जो है कि कितना अणु है, 83.6 गुना 10 का पावर 23 अणु। तो क्या लिखेंगे यहां, इसलिए H2O के 83.6 गुना 10 का पावर 23 अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। तो करना क्या है, एक अणु में हुआ 10 तो इतना अणु में क्या होगा, 10 से गुना, 83.6 गुना 10 का पावर 23 गुना में 10, तो गुना पावर जुड़ जाता है, तो 83.6 गुना 10 का पावर 24 इतना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हुआ। और हमको एक आंसर ये हो गया, हमको 2 चीज निकालना था, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या और साथ में आवेश भी निकालना। अब आवेश भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, न्यूमेरिकल्स इतना स्वादिष्ट लगेगा आप लोग को, खाना छोड़ दीजिएगा भाई साहब, बहुत स्वाद देंगे आप लोग को, बहुत अच्छा अच्छा सवाल बताएंगे। ठीक है, आप लोग अगर न्यू चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हम लोग को आनंद आता है और अच्छा अच्छा सवाल बना पाएंगे। तो ये आपको जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन संख्या हुआ और हमको निकालना है आवेश। अब चूंकि Q बराबर होता है क्या, Ne, Q बराबर Ne होता है, या Q बराबर N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना, तो 83.6 गुना 10 का पावर 24 गुना में E है आपको 1.6 गुना में 10 का पावर -19 कूलम। इसको अगर आप गुना करते हैं, सॉल्व कीजिएगा, तो वो आपको आ जाएगा 1.34 गुना 10 का पावर 7 कूलम। 1.34 गुना 10 का 7 कूलम आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे गुना कीजिएगा, गुना करके गुना पावर जुड़ता है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सवाल आप लिख लीजिए, बहुत सुंदर था। वीडियो रोक करके लिख लीजिए, फिर वीडियो आगे देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन यह है, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर समान परिमाण Q के सजातीय बिंदु आवेश स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित आवेश स्मॉल q पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करो। त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो a है। कोई समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक शीर्ष पर समान परिमाण के कैपिटल Q आवेश स्थित है और भुजा जो है त्रिभुज का वो है स्मॉल a, और केंद्रक जो होता है त्रिभुज का केंद्रक पर आवेश जो है वो स्मॉल q है, उस पर हमको परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई समबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज सभी भुजा बराबर होता है आपस में। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, चलो भाई ये देख लो, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। यहां पर कैपिटल Q है, प्रश्न के अनुसार से यहां भी कैपिटल Q है और यहां भी कैपिटल Q है। और देखिए केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक होता है इसका माध्यिका। इससे जो हम गुजारेंगे इससे जो हम गुजारेंगे ये जो है माध्यिका हुआ। माध्यिका कटान बिंदु जो होता है ये बिंदु, ये केंद्रक कहलाता है और इस पर जो आवेश है वो है आपको स्मॉल q। ठीक है, इस बिंदु पर आवेश कितना है, स्मॉल q है। समझ में आया बात। अब कहानी यह है कि ये आवेश और ये तीनों तो समान है, असमान दूरी पर है, यानी ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, ये तीनों आपस में समान है। तो यहां से यहां पर जो है इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। सेम नेचर का, तो ये बाहर की ओर बल लगाएगा और वो बल मान लीजिए F है। ये भी बाहर की ओर बल लगाएगा, वो बल F है, और ये भी बाहर की ओर बल लगाएगा, वो भी बल क्या है, F है। F सब तीनों समान क्यों माने, क्योंकि आवेश, दोनों आवेश और दूरी समान है सभी के लिए। ये देखिए, ये भी देखिए और ये भी देखिए, आवेश, जो आवेश इसके लिए है वही आवेश इसके लिए है, वही आवेश इसके लिए भी है, और दूरी भी तीनों इक्वल है, इस कारण से बल भी इक्वल होगा। अब कहानी यह उठता है कि समबाहु त्रिभुज ये कोण पूरा कितना होगा, ये कोण पूरा कितना होगा, ये कोण पूरा कितना होगा। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। लेकिन समद्विभाजित होता है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री का, और ये भी होगा 30 डिग्री का। तो ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये कोण कितना होगा। तो आप देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 30 30 180 में घटा दीजिए, यानी 180 में 60 घटाने पर ये होता है 120 डिग्री। ये पूरा कोण कितना हो गया, 120 डिग्री। तो शीर्षाभिमुख से ये भी क्या होगा, ये भी होगा 120 डिग्री। ये पूरा जो है वो क्या हो गया, 120 डिग्री। अब हमको इस पर जो है कुल बल निकालना है, तो पहले हम इस दोनों के कारण इस पर बल निकाल लेते हैं, फिर इसके कारण बल निकाल लेते हैं, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। तो इस दोनों के कारण जो इस पर बल लगेगा, इसके कारण और इसके कारण इस पर जो बल लगेगा उसका डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज को हम इस पर रखकर ऐसे उठाते हैं तो वस्तु सीधे वर्टिकल उठता है। ठीक है, समान बल अगर लगाते हैं तो ये जो है इस डायरेक्शन में F बल लगता है, इस डायरेक्शन में F बल लगता है, तो वस्तु का जो डायरेक्शन होगा, वस्तु किस डायरेक्शन में विस्थापित होगा, तो इस डायरेक्शन में विस्थापित होगा, और ये परिणामी बल होगा, रिजल्टेंट फोर्स। इसको हम Ft कह सकते हैं या Fr कह सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि बल सदिश राशि है, इसलिए सदिश राशि के ही नियम पर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है, बल क्या चीज़ है, सदिश राशि है, और सदिश राशि पर ही इसको सॉल्व किया जाएगा। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सदिश राशि का, दो सदिश राशि का जोड़ जो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, वो जान जाइए। आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, दो सदिश राशि का जोड़ क्या होता है। तो दो सदिश राशि अगर मान लीजिए R1, वेक्टर R1 और वेक्टर R2 है, ये स्टार देकर लिख लीजिएगा। वेक्टर R1 वेक्टर R2 के बीच का कोण थीटा होने पर परिणामी सदिश जो होगा, यानी परिणामी मान जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, वो होगा R बराबर रूट अंडर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2
कॉस थीटा। याद रखिएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। ठीक है, ये सूत्र है, ये दिमाग में रखिएगा। तो यहां भी देखिए ये फोर्स F है और ये भी फोर्स F है, इस दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री है। इसका परिणामी सदिश FR बराबर क्या हो जाएगा, FR बराबर हो जाएगा रूट अंडर F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस में F का स्क्वायर प्लस 2FF। ये हुआ R1, ये हुआ R2, तो R1 जगह F, R2 जगह F दे दीजिए। कॉस एंगल क्या है पूरे का 120 डिग्री। FR बराबर, इसको सॉल्व कीजिए, F स्क्वायर हो गया 2F स्क्वायर, इसको गुना कीजिए 2F स्क्वायर। कॉस 120 का मान क्या होता है, तो कॉस 120 का मान आपको हो जाएगा -1/2। कॉस 120 का मान क्या आता है, -1/2। 2 और 2 काट दीजिए, FR हो गया रूट अंडर 2F स्क्वायर, प्लस गुना माइनस F स्क्वायर। ये घटाने पर सॉल्व कीजिएगा तो FR हो जाएगा रूट अंडर F स्क्वायर, जो कि रिजल्ट आएगा F। यानी इस दोनों का परिणामी बल जो होगा वो इस डायरेक्शन में F लगेगा। समझ में आया बात। देखिए जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु को अगर मान लीजिए इस टाइप के क्या कहते हैं, क्रॉस टाइप का, कोई ऐसा क्रॉस टाइप में रहेगा और यहाँ पर कोई वस्तु रख दीजिएगा, इस डायरेक्शन में भी आप उतने ही बल लगाते हैं जितना कि इस डायरेक्शन लगाते हैं, तो वस्तु ना इधर जाएगा और ना इधर जाएगा, ये वस्तु ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो वही सेम बात हुआ, यहाँ पर इधर भी F लगाते हैं, इधर भी F लगाते हैं, तो ये वस्तु जो है इस पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में रिजल्ट क्या आ गया, वो F आ गया। अब इस दोनों के द्वारा लगने वाला परिणामी बल आपको F हो गया इस डायरेक्शन में, वर्टिकली ऊपर की ओर, और ये जो बल लगाता है वो वर्टिकली नीचे की ओर लगाता है। कितना लगाता है, F लगाता है। तो आप देख रहे हो कि इस दोनों के द्वारा परिणामी बल F लगता है ऊपर की ओर, और इसके द्वारा जो बल लगता है वो नीचे की ओर लगता है, उतना ही बल। अब सपोज कीजिए कोई वस्तु है, उस पर 5 न्यूटन पूरब लगाओ और 5 न्यूटन पश्चिम लगाओ, तो बताओ वो वस्तु जाएगा किधर, किधरों नहीं जाएगा। अगर हमको आप 5 न्यूटन से पूरब खींचो और 5 न्यूटन से कोई पश्चिम खींचेगा तो हम जाएंगे किधर, किधरों नहीं जाएंगे। हमको बल क्या फीलिंग होगा, 0। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहां पर भी देख लीजिए, इसके द्वारा परिणामी बल क्या हो रहा है, F, और इस दोनों का परिणामी बल क्या हो रहा है, F। दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए स्मॉल q पर परिणामी बल बराबर 0 होगा। समझ में आया बात। इस दोनों का परिणामी बल F हुआ, इसका जो है F ऊपर की ओर हुआ और इसके कारण जो है F नीचे की ओर हुआ। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण इस पर जो रिजल्ट निकला फोर्स का वो क्या हुआ, 0 हो गई। यानी यहां पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर 0 लगेगा। समझ में आया बात। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ये 11th क्लास में था। R बराबर रिजल्टेंट वेक्टर बराबर रूट अंडर R1 का स्क्वायर प्लस R2। जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है इसी से जोड़ा जाता है, चाहे वो विद्युत तीव्रता का जोड़ कीजिए या आप विद्युत बल को जोड़िए, त्वरण को जोड़िए, विस्थापन को जोड़िए, जो भी चीज जोड़ते हैं इसी से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।